गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज 12 जनवरी 2024 को मैं ये एफटीवी प्रोग्राम जो चल रहा है हमारे कॉलेज में, उसके रेफरेंस में आज एक लेक्चर डिलीवर करने जा रहा हूँ। मेरा टॉपिक है न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ए वेव ऑफ चेंज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस टॉपिक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बेसिकली एजुकेशन किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत जरूरी है। पॉलिसी is a rules and regulation और आप कह सकते हैं कि पॉलिसी रूल्स जो एजुकेशन से प्रोवाइड करनी है उसके रिगार्डिंग एक प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस को कलेक्शन करना है। तो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस प्लान्स किस तरह से एजुकेशन देना है, ये सारी चीजें इस पॉलिसी के अंदर आती है। तो एजुकेशन पॉलिसी एक सिस्टम है जिसमें एजुकेशन एक किसी व्यक्ति को के सर्वांगीण विकास के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन की तरह एक सिस्टम बनाया गया है। A wave of change, wave of change, just like a disturbance, place to place, in a ordered way and regular mode, उसको हम वेव ऑफ चेंज कह सकते हैं। अब नेक्स्ट थिंग, वाई एनईपी 2020 रिक्वायर्ड, ये क्वेश्चन है। एनईपी 2020 की रिक्वायरमेंट क्या है? तो इसके दो कारण हैं। पहला कारण लिटरेसी है और दूसरा एनईपी इटसेल्फ। लिटरेसी का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ रीड, राइट एंड स्पीक इन ए गुड वे और गुड मैनर। लिटरेसी का बेस जो होता है वो एजुकेशन होती है, एंड एजुकेशन का जो बेस होता है वो नॉलेज होती है। लिटरेसी और एजुकेशन में बहुत बड़ा अंतर है। बिना लिटरेसी के कोई ज्ञानी भी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति। बट किसी व्यक्ति या किसी समाज या किसी देश या किसी स्टेट का जो डेवलपमेंट डिपेंड करता है एजुकेशन पर। एजुकेशन से क्या बढ़ेगा? लिटरेसी बढ़ेगी। तो जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पर इंडिया की लिटरेसी अप्रोक्सीमेट 77.7% है, जो लेटेस्ट डाटा कहता है। जिसमें अर्बन एरिया की लिटरेसी 87.7% है, रूरल एरिया की लिटरेसी 73.5% है। मेल्स की जो लिटरेसी है इंडिया में 84.7% है, फीमेल्स की जो है 70%।
3% तो अभी भी फीमेल्स की लिटरेसी कम है इंडिया के। और जो केरला स्टेट है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट लिटरेसी के रेफरेंस में है, हाईएस्ट लिटरेसी रेट है उसका। और जो बिहार स्टेट है उसका सबसे लोएस्ट लिटरेसी रेट है। मुझे लगता है कि पंजाब की लिटरेसी टॉप 10 में हो। तो लिटरेसी की वजह से एनईपी 2020 की रिक्वायरमेंट क्यों है ये जान लेते हैं। 77% का मतलब अप्रोक्सीमेट 77.7% का मतलब लगभग लगभग 100 में से 77 पीपल्स आर लिटरेट इन इंडिया एंड 23 पीपल्स आर नॉट लिटरेट, दे आर इलिटरेट। इसका मतलब अगर इस डाटा को हम इंडिया की पॉपुलेशन से कनेक्ट करें, इंडिया की पॉपुलेशन अभी जो फिगर्स आते हैं वो लगभग 125 करोड़ बोला जाता है, बट अगर एक्चुअल में अगर उसकी अभी मेजरमेंट किया जाए 125 करोड़ से भी ज्यादा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस डाटा को, इंडिया की लिटरेसी रेट को पॉपुलेशन से कनेक्ट किया जाए तो 27 to 28 करोड़ पीपल्स इंडिया में इलिटरेट है। और जो 27 और 28 करोड़ जो पीपल्स हैं, ये जो ये फिगर आ रहा है, अगर इसको देखा जाए तो किसी अदर कंट्री की एक कंप्लीट पॉपुलेशन के बराबर है, और कई कंट्रियों से तो ज्यादा ही होगी, कई कंट्री तो इतनी भी नहीं होगी। मतलब अगर हम इतनी पॉपुलेशन को लिटरेट कर दें, जो कि एनईपी 2020 का टारगेट है, तो अगर इतनी पॉपुलेशन लिटरेट हो जाएगी तो इंडिया में एक एक कंट्री लिटरेसी के रूप में ऐड हो जाएगी। और जो कि किसी भी कंट्री की लिटरेसी उसकी आर्थिक एंड सामाजिक दोनों विकास के लिए बहुत जरूरी होती है, और प्रोडक्टिविटी उस कंट्री की 100% बढ़ जाए। ये तो श्योर है, ये तो पक्का है। और अगर मोदी जी के रेफरेंस में बोले तो डबल इंजन की सरकार हो, दो देश एक साथ हो जाए। अभी जो लिटरेट है ऑलरेडी, और जो लिटरेट बनाएंगे वो वाला, वो भी एक कंट्री से ज्यादा पॉपुलेशन है हमारे पास। तो इस तरह से लिटरेसी किसी भी ये एनईपी 2020 के लिए बहुत जरूरी। इंडिया की लिटरेसी, कंप्लीट लिटरेसी लाने के लिए एनईपी 2020। वैसे 17 नवंबर 1965 को यूनेस्को ने अनाउंसमेंट किया था कि 8 सितंबर को, हर साल 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे के रूप में मनाया। तो हर साल इंटरनेशनल लिटरेसी डे के रूप में मनाया जाता है 8 सितंबर को। तो ये यूनेस्को ने अनाउंस, यूनेस्को मतलब यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड जो बना कारण, रीजन है एनईपी 2020 का, वो है एनईपी इटसेल्फ। जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, फर्स्ट एनईपी आया था 1968 में, इंदिरा गांधी के टाइम में। और सेकंड एनईपी आया 1986 में, राजीव गांधी के टाइम में, जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी थे। और इसमें कुछ मॉडिफिकेशन भी हुए 92 में, और एक एक्ट आया 2009 में, जो 2010 में इम्प्लीमेंट हुआ। अब फ्री एजुकेशन एंड मैंडेटरी एजुकेशन, ये सब एनईपी का पार्ट नहीं थे, इसलिए इनको एनईपी नहीं कह सकते। बट जो एक्चुअल एनईपी आई थी वो 1986 में। उसके बाद जो एनईपी थर्ड आई है वो 2020 में आई, नरेंद्र मोदी के टाइम में। तो ये जो गैप है किसी भी
सिस्टम में जो गैप आ जाएगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी, तो फिर वो इतना बेस्ट नहीं रहता। तो इस स्टेबिलिटी को ब्रेकअप करने के लिए एनईपी 2020 की बात, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करनी चाहिए, हर चीज में मॉडिफिकेशन करना होता है। तो ये दो रीजन है जिसकी वजह से एनईपी 2020 की रिक्वायरमेंट। ये कुछ मेजर फील्ड है जहाँ पर मेजर चेंजेस लाए गए, मेजर फील्ड्स हैं जहाँ पर चेंजेस आए पुरानी एनईपी से नई एनईपी में। तो सबसे पहला जो मेजर चेंज आया है वो स्कूल एजुकेशन सिस्टम में काफी चेंज किया गया है। दूसरा आया मीडियम और इंस्ट्रक्शन में काफी चेंज किया गया है। लैंग्वेज की बात करें तो हायर एजुकेशन सिस्टम भी चेंज किया गया है। मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन में भी चेंजेस आए। फाइनेंस इन एनईपी, ये यहाँ पर भी चेंजेस आए। प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन में भी चेंजेस आए। बट फर्स्ट थ्री में ज्यादा मेजर चेंजेस है, लास्ट थ्री में कम। तो इनको वन बाई वन हम देखें। सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम में किस तरह से चेंज आया है। जो नया एजुकेशन सिस्टम है वो है 5+3+3+4 सिस्टम, स्कूल एजुकेशन सिस्टम। स्कूल एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं। और जो पुराना एजुकेशन स्कूल एजुकेशन सिस्टम था वो था 10+2 बेस्ड। इसमें 10+2, 10 मतलब फर्स्ट से लेके 10, और +2 मतलब 11th and 12th। तो उस समय 10+2 में एज ग्रुप होता था वो 6 to 18 होता था। और जो नया सिस्टम आया है 5+3+3+4, तो एनईपी 2020 में, इसमें एज ग्रुप रहेगा 3 to 18, मतलब 3 इयर्स का बच्चा स्कूल जाने लगे। इनको 5 क्या है, 3 क्या है, दो 3 क्या है या फिर 4 क्या है, इन सबको वन बाई वन देखते हैं। फर्स्ट है 5, इसको हम बोलते हैं फाउंडेशन स्टेज, जिसमें टोटल 5 इयर्स होंगे। जिसमें 3 इयर्स फॉर प्री प्राइमरी स्कूल के होंगे, या इसको प्ले भी बोल सकते हैं। और 2 ईयर फॉर क्लास 1 and क्लास 2। तो ये पहले भी होते थे, पुरानी एजुकेशन सिस्टम में भी ये थे। बट अभी ये पुरानी एजुकेशन सिस्टम में भी थे। प्री प्राइमरी स्कूल हमारे गवर्नमेंट स्कूल में नहीं होते हैं, बट जो प्राइवेट स्कूल में उनमें प्री प्राइमरी होते हैं। जैसे केजी, एलकेजी, यूकेजी वगैरह, नर्सरी वगैरह, ये सारे प्राइवेट वाले में अभी भी होते हैं। बट अब गवर्नमेंट वालों में भी ये चीज आ जाएगी, प्री प्री प्राइमरी वाले, फर्स्ट से पहले की चीज है। तो ये इस तरह से गवर्नमेंट वालों में भी आएगी ये चीज, नया चेंज आ रहा है। अब मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो होंगे वो होंगे या तो मदर लैंग्वेज में होगा, या फिर लोकल लैंग्वेज में होगा, या रीजनल लैंग्वेज में होगा, नेशनल लैंग्वेज में होगा। ये बड़ा चेंज है कि जो प्री प्राइमरी, ये जो फाउंडेशन स्टेज है, इसमें जो जो स्टडी होगी वो तो मदर लैंग्वेज में होगी, या लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज। ये बड़ा चेंज। अब मदर लैंग्वेज में लाने का कारण है कि इस स्टेज में, इस एज ग्रुप के बच्चे, जो यहाँ पर जो बच्चा जाएगा वो 3 साल का जाएगा। 3 साल का जो इसमें जाएगा, तो इस एज ग्रुप में, मतलब 3 to 5 6 तक, ये जो बच्चे का जो मेंटल जो उसका ब्रेन का डेवलपमेंट है वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है इस ड्यूरेशन। इस वजह से वो जो चीजों को अचीव करता है, वो जो लोकल लैंग्वेज में ज्यादा चीजों को एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेज। तो जो उसकी मदर लैंग्वेज होगी या लोकल लैंग्वेज होगी, रीजनल लैंग्वेज होगी, उसमें ही उसको इंस्ट्रक्ट किया जाए। इस वजह से वो बहुत सारी चीजों को अपने अंदर जान सके। इस ड्यूरेशन में, इस फाउंडेशन स्टेज में एग्जाम कोई नहीं होगा बच्चे को, कोई प्रेशर नहीं होगा एग्जाम देने का। वो बस स्कूल जाएगा, स्कूल में जाके खेलेगा, या किसी नई चीज से इंटरेक्ट करेगा, या किसी चीज से उसको नई नई चीजों से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, नई एक्टिविटीज के बारे में बताया जाएगा। जो भी वो खुद की एक्टिविटी करेगा या कुछ भी एक्टिविटी करेगा, उस टीचर उसी की तरह
रहने देंगे, मतलब उसको फ्री रखेंगे, मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा कि वो उसके ऊपर कोई प्रेशर हो। तो इस समय वो बहुत सारी चीजों को अपने अंदर रखेगा, मतलब उसको तैयार किया जाएगा स्टडी के लिए। ऐसा होने वाला है नई पॉलिसी। सेकंड जो थ्री है वो है प्रिपरेटरी स्टेज। तो इसमें टोटल जो थ्री क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर रहा है 3 इयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें जो चाइल्ड होगा वो 3 to 5 तक करें, 3, 4 and 5 तीन क्लासेस करें। और इसमें जो उसकी स्टडी होगी, यहाँ से स्टडी, उसकी स्टडी से उसको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। और स्टडी जो होगी वो एक्टिविटी बेस्ड हो। एक्टिविटी बेस्ड, जैसे पजल, कोई पजल के साथ उसको पढ़ाया जाएगा, या गेम के साथ उसको पढ़ाया जाएगा जैसे वो कर रहा है, रोल प्ले कराया जाएगा, या स्किट्स उसको के साथ कराया जाएगा, स्टोरी बताई जाएगी, या उसको डेमोन्स्ट्रेशन कराया जाएगा, कोई रियल ऑब्जेक्ट लेके उसको डेमोन्स्ट्रेट कराया जाएगा, या उसको टूर पर ले जाया जाए के साथ, एक कोई सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियो चलाई जाएगी जिससे वो सीखे। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यहाँ पर भी वही होगा उसका, मदर लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज। मदर लैंग्वेज, इन सब लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन करने का कारण ही एक है कि जिससे उसके जो जो उसका ब्रेन है वो बहुत फास्टली डेवलप्ड हो रहा है, मतलब उसके अंदर चीजों को वो उसका ब्रेन के ड्रेंस हो रहा है इससे। तो जो जितना ज्यादा ड्रेंस होगा वो काफी चीजों को स्टोर करे उसमें। जो पर सेकेंड है न्यूरॉन्स कितने डेवलप हो रहे हैं, लेट मी अबाउट 700 डेवलप। इससे इसमें इस वजह से इसको लोकल लैंग्वेज में ही कराएगा। जैसे पंजाब का बच्चा है पंजाबी में पढ़ेगा, तमिलनाडु का बच्चा है तमिल में पढ़ेगा, केरला का बच्चा है मलयालम में पढ़ेगा। इस तरह से वो अपनी लोकल लैंग्वेज में पढ़ेगा। और जो नॉर्थ इंडिया है, जैसे उत्तर प्रदेश, लाइक ये सब हिंदी में पढ़ेंगे, तो उनको उनके लिए ये मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है। तो इसमें जो होगा बच्चे का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, जो थ्री जो नेक्स्ट प्रिपरेटरी स्टेज है इसमें एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। ये एक इसमें बड़ा चेंज है। नाउ जो नेक्स्ट थ्री है वो है मिडिल स्टेज को। मिडिल स्टेज होता है, उसमें भी 3 इयर्स लगेंगे, 6, 7, 8 तीन क्लासेस करेगा चाइल्ड। उसके बाद इसमें उसको एक कंप्यूटर नॉलेज भी दी। कंप्यूटर नॉलेज के बारे में, सॉफ्टवेयर क्या है, कोडिंग के बारे में बताया जाएगा। तो यहाँ से कंप्यूटर के बारे में सीखना है। ये बड़ा चेंज है यहाँ पर भी एक चेंज आया हुआ है। तो यहाँ पर वो इस चीज को सीखना स्टार्ट कर। और जो यहाँ पर उसको उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसका वोकेशनल स्टडी भी कराई जाएगी। जैसे कोई कुकिंग में इंटरेस्ट रखता है, कोई कारपेंटरिंग में इंटरेस्ट रखता है, तो कोई पेंटिंग में इंटरेस्ट रखता है, तो उसकी इस तरह की जो इंटरेस्ट को देखते हुए उसकी वोकेशनल स्टडी भी कराएगी, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। अब उसके बाद वो साइंस भी से उसका साइंस से भी उसको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, मैथ्स से, आर्ट्स से, इस तरह से। और एक कोई उसको इंडियन लैंग्वेज बताई जाएगी। इंडियन लैंग्वेज में पंजाबी में, लोकल लैंग्वेज में अभी तक पढ़ रहा था, तो उसको इंडियन लैंग्वेज के बारे में इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। जैसे हिंदी, संस्कृत, पंजाबी। अगर वो अदर स्टेट का है तो पंजाबी, अदरवाइज पंजाब का है तो वो पंजाबी जानता ही होगा। तो उसको इंडियन लैंग्वेज के बारे में भी इंट्रोड्यूस कराया। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेज है, तो उन सभी के बारे में उसको उन उनमें से किसी एक लैंग्वेज के बारे में उसको इंट्रोड्यूस कराया। अब उसके बाद जो नेक्स्ट फोर है वो है सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज में 4 इयर्स लगेंगे, जिसमें जो स्टूडेंट है वो 9th, 10th, 11th एंड 12th करें। पहले पुराने सिस्टम में 10th तक कंटिन्यूस चलते थे, सभी सेम ही चीज करते थे सब बच्चे 10th तक। और 10th के बाद जैसे ही +1 में आते थे वो उनका स्ट्रीम चेंज हो जाता था, कोई आर्ट्स में जाता था, कोई साइंस में जाता था, कोई कॉमर्स में जाता था, कोई बायो में जाता था, कोई मैथ में जाता था, इस तरह से। बट अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब उसको स्ट्रीम जैसी कोई चीज नहीं होगी कि मुझे साइंस पढ़ना है या आर्ट्स पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये जो पहले +2 लेवल 11th में जाके होता था, अब ये 9th से स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर मल्टी डिसिप्लिन इंटरडिसिप्लिनरी सिस्टम लगेगा।
उस स्टूडेंट की चॉइस होगी कि वो कौन कौन सी सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है। एक आर्ट्स का साइंस के सब्जेक्ट भी पढ़ सकता है, साइंस वाला आर्ट्स के सब्जेक्ट भी पढ़ सकता है, आर्ट्स वाला कॉमर्स के भी पढ़ सकता है, कॉमर्स वाला आर्ट्स के भी पढ़ सकता है, ह्यूमैनिटीज वाला साइंस के पढ़ सकता है, कोई ह्यूमैनिटीज वाला वो बायो पढ़ सकता है, बायो वाला मैथ पढ़ सकता है। इस तरह से उसमें कंबाइन कॉम्बिनेशन अपने आप चूज करना है। ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर एक पर्टिकुलर है कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लोगे या बायो लोगे तो मैथ नहीं होगा, और इस तरह से कॉमर्स लोगे तो ये नहीं होगा, वो इस तरह का कुछ नहीं होगा, वो उसकी चॉइस। तो ये बड़ा चेंज आया है यहाँ पर। अ, जो एग्जाम को जो कंडक्ट किए जाएंगे वो 6 मंथ के बाद किए जाएंगे। अभी एनुअल होते हैं, अब 6 मंथ के बाद सेमेस्टर सिस्टम। इस सेकेंडरी स्टेज में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, जो कि उसको बच्चे को फॉरेन लैंग्वेज भी स्टडी करने को मिलेगी यहाँ पर, उसको पहले जो नहीं मिली। ये एक बड़ा सिस्टम है। ये सब गवर्नमेंट अपने स्कूल्स में करने वाली, प्राइवेट में तो होता है, प्राइवेट वाले तो ज्यादा से ज्यादा करते हैं, ये सब गवर्नमेंट। तो ये सारा है स्कूल एजुकेशन सिस्टम का जो कि नया चेंज आया है, +2 की बजाय ये वाला पैटर्न। ये उस सिस्टम का एक ग्राफ है जो कि ओल्ड सिस्टम था, और ये न्यू सिस्टम का जो कि एनईपी वाले जो ड्राफ्ट है 66 पेज का, उसमें से लिया गया है। ये सारा उसमें भी पड़ा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो राइट साइड में जो बेस में दिया हुआ है, जो जो फर्स्ट प्री प्राइमरी जो होगी स्कूलिंग उसकी, वो होगी जो गवर्नमेंट स्कूल है, वो उनकी जो प्री प्राइमरी है, प्राइमरी स्टेज है, वो बेस डिपेंड कर रही है आंगनवाड़ी सिस्टम, है ना। आंगनवाड़ी भाई की प्राइवेट वालों पे सारा कुछ है अपना खुद, बट गवर्नमेंट में नहीं है प्री प्राइमरी वाला जो एलकेजी यूकेजी पहले जो होती थी। तो अब यहाँ पे ये भी शुरू करनी पड़ेगी, तो इसको शुरू करने के लिए उनको आंगनबाड़ी की हेल्प लेनी पड़ रही है। तो इसका क्रिटिसिज्म ही हो रहा है पॉलिसी का, कि जो आंगनवाड़ी के वर्कर्स हैं या टीचर्स हैं, वो इक्विप्ड नहीं, उनके पास संसाधन नहीं है, वो खुद में अपने आप से ट्रेन नहीं है जो कि बच्चों को ट्रेनिंग दे सके। तो इस चीज को दूर करने के लिए एक ECCE, जो जो पैराग्राफ है, ये उस एनईपी के ड्राफ्ट से ही लिया गया है। इसमें वर्कर्स के बारे में कुछ डिफाइन किया गया है कि वर्कर्स को किस तरह से हम ट्रेन करेंगे, वर्कर्स को किस तरह से हम जो जो बच्चों को टीच कर सके इस तरह का बनाएंगे। तो जो वर्कर्स ट्रेन किए जाएंगे वो एक सिस्टम होगा, अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन सिस्टम। वो एनसीईआरटी जो फ्रेमवर्क बनाएगी, जो करिकुलम बनाएगी प्री प्राइमरी स्कूल का, उसके लिए उसको ध्यान में रखते हुए जो आंगनबाड़ी वर्कर्स इस तरह के हैं जिनका +2 किए हुए हैं, उनको 6 मंथ का सर्टिफिकेट प्रोग्राम देगी ECE, अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन सिस्टम। उसके बाद अगर जो उनकी +2 भी नहीं है, लोअर क्वालिफिकेशन की, उनके लिए 1 ईयर का डिप्लोमा प्रोग्राम कवर कराया जाएगा, ये गवर्नमेंट का। तो उनको लिटरेट किया जाए, जो टीचर्स लगे हुए हैं उनको इक्विप्ड किया जाए। इस तरह का, इस क्रिटिसिज्म को इस तरह से वो करने वाले हैं, ये बताया। अब नेक्स्ट थिंग आती है कि बोर्ड एग्जाम किस तरह के होने वाले। बोर्ड एग्जाम का जो पैटर्न होगा वो पहले जैसे होता था, +10th का और 12th का, वो कंटिन्यू रहेगा। बट वहां पर एक चीज को कम वैल्यू की जाएगी, जो कि परसेंटेज की जो चक्कर होता था, उसको अब परसेंटेज का जो वेटेज था उसको कम किया। पहले क्या होता था, 10th में परसेंटेज अच्छे हैं तो उसको साइंस मिलेगी या फिर आर्ट्स मिलेगी, इस तरह का, वो इस तरह का फोबिया दूर हो जाएगा स्टूडेंट। जो अब क्या होगा, जो फोकस होगा वो उसकी जो कॉन्सेप्ट और नॉलेज, दोनों चीजों को टेस्ट किया जाएगा बच्चे की कॉन्सेप्ट और नॉलेज को, कि वो नॉलेज को कितना रियल वर्ल्ड में अप्लाई कर सकता है, उसके बेस पे उसका असेसमेंट। अगर वो कोई किसी बच्चे का स्कोर कम रह जाता है तो वो उसको सेकंड चांस भी दिया जाएगा, तो टाइम स्कोर इम्प्रूव करने के लिए। और वो सब्जेक्ट का जो चॉइस है, जो सब्जेक्ट कैसे चूज कर सकता है वो, पहले सपोज कर लो किसी बच्चे को मैथ में डर लगता है, मैथ उसको कम आता है, तो वो एक मैथ क्या करेगा, एक लाइट मैथ ले सकता है। एक होगा एडवांस मैथ या हार्ड मैथ, और एक होगा लाइट मैथ। तो वो लाइट मैथ चूज कर सकता है अगर उसे पढ़ना है।
और उसकी हॉबी है कि मैथ मुझे पढ़ना है, बायोलॉजी के साथ साथ मैथ भी पढ़ना है, तो वो लाइट मैथ ले लेगा, उसके पास एक चॉइस हो। तो इस तरह से वो अपने सब्जेक्ट का कलेक्शन कर सकता है। जिसमें वीक है उसमें लाइट ले लेगा, जिसमें स्ट्रांग है उसमें एडवांस ले लेगा, और इस तरह से वो। तो इसमें एक चीज और है कि नो हार्ड सेपरेशन बिटवीन द सब्जेक्ट्स। ऐसा नहीं होगा कि आर्ट्स वाला है, ये कॉमर्स वाला है, ये साइंस वाला है, ह्यूमैनिटीज वाला है, नहीं। ऐसा कोई सेपरेशन नहीं रहेगा, सभी सेम हो जाएंगे। जैसे पहले 10th तक सभी सेम होते थे, ऐसे अब 12th तक सभी सेम। अब इसमें क्या होगा कि वो उनका चॉइस है कि एक ह्यूमैनिटी वाला आर्ट्स के सब्जेक्ट ले ले, आर्ट्स वाला कॉमर्स के ले ले, कॉमर्स वाला साइंस के ले ले, इस तरह से होता है। को करिकुलम और वोकेशनल जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे स्पोर्ट्स वगैरह, इन सारी चीजों को, वोकेशनल सब्जेक्ट को वो ही वेटेज दिया जाएगा, जो कि आर्ट्स को, कॉमर्स को, साइंस को दिया जाएगा। सभी सब्जेक्ट को सेम वेटेज दिया जाएगा, वेटेज में कोई अंतर। जो उसमें असेसमेंट का टाइप रहेगा वो रहेगा कि इसके स्टूडेंट्स के क्लास वाले बच्चे भी उसको मार्क्स देंगे। जो उसके फ्रेंड्स हैं, जो क्लास क्लास है उसकी, जिसमें जितने भी स्टूडेंट हैं वो एक दूसरे को मार्क्स देंगे। ये उसका असेसमेंट का, और टीचर भी मार्क्स देगा। तो अब उसको टीचर और स्टूडेंट से दोनों से फ्रेंडशिप रखनी पड़ेगी, अदरवाइज उसको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। तो ये यहाँ पर ये भी चेंज हो रहा है। अब जो टीचिंग का जो मेथड होगा, उसको किस तरह से पढ़ाया जाएगा, स्किल बेस्ड पढ़ाया जाएगा, एनालिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, जिस तरह से उसको ये सारी इस तरीके से उसको पढ़ाया जाए। तो अब ऐसा नहीं है कि वो अ, ये यही पढ़ेगा कि भाई उसमें किताब में क्या लिखा है। इस तरह से नहीं पढ़ेगा। किताब में जो लिखा है वो लिखा है, वो क्यों लिखा है उस तरह से पढ़ेगा। ऐसा क्यों है, इस तरह से पढ़ेगा। न्यूटन ने 3 लॉ ही क्यों दिए थे, इस तरह से पढ़ेगा। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऐसा ही क्यों है, इस तरह से ये सोच के पढ़ेगा। मतलब क्यों करके पढ़ेगा। तो जो नेक्स्ट है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो के बारे में बात करें, तो गवर्नमेंट का जो गोल है एनईपी 2020 से, वो ये गोल है कि अब 2035 तक 2035 तक जो एनरोलमेंट एनरोल स्टूडेंट्स होंगे, वो 100% होंगे +2 लेवल, 9 से +12 तक, 9 से 12 तक 100%। जबकि अभी देखा जाए तो केवल 56.5% है +2 तक, 11। मतलब अगर सपोज कर लो किसी डिस्ट्रिक्ट में 1000 स्टूडेंट्स हैं, 1000 चिल्ड्रंस हैं जिनकी एज 3 है, तो इसका मतलब वो अब स्टेज 1 के लिए रेडी, जो फाउंडेशन स्टेज, उसमें जाने के लिए तैयार है। तो वहां सपोज कर लो 100 के 100 चले गए। पहले भी जाते रहे हैं कि वहां तो 100 के 100 ही चले जाते हैं, सभी स्कूल चले जाते हैं। बट होता क्या है कि जैसे जैसे स्टेज अप होती जाती है, तो ये जो एनरोलमेंट रेशो है घटता चला जाता है। अब मिडिल क्लास में जाके ये रह जाता है 80%। और जब 11th आती है, तो वो 1000 में से 565 ही रह जाते हैं। अभी आज की डेट में अगर मान लो 1000 है, तो 565 ही रह जाते हैं। ये गवर्नमेंट का यहाँ पर बहुत ज्यादा फोकस है कि ये जो 565 है, ये ना रह के 1000 के 1000 आपके 9th से 12th में जाए। तो ऐसा गवर्नमेंट का गोल। अब हायर एजुकेशन की बात करें, तो उसने गोल सेटअप किया है 2035 तक 50% होना चाहिए GER रेशो हायर एजुकेशन के लिए। बट अभी जो जो करंट अगर प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि यहाँ पर जाके केवल 26.3% ही रह जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 1000 बच्चे फाउंडेशन स्टेज में गए थे, उनमें से अभी जो देखा जाए तो 565 +1 से +2 में ही रह जाते हैं। और उसके बाद देखा जाए तो 26.3, मतलब 263 रह जाते हैं ग्रेजुएशन हायर एजुकेशन लेवल। अब इसको गवर्नमेंट ने करना है 50% सेट कर। यहाँ पर कितने होने चाहिए, 50% होने चाहिए। तो 50% करने के लिए ये फिगर जस्ट डबल है।
26 और 50 डबल है, इसका मतलब हमें हायर एजुकेशन सिस्टम भी खोलने होंगे, हायर एजुकेशन कॉलेज, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ये सारी डेवलप करनी पड़ेंगी, तभी हमारे पास ऐसा हो पाएगा। क्योंकि अभी जो प्रेजेंट सिस्टम है उसमें तो 50% नहीं आ पाएंगे, तो इसको डबल करना पड़ेगा, ऐसा गवर्नमेंट का चल। नेक्स्ट क्या है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। मतलब जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो, मतलब लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज में उनको इंस्ट्रक्शन देना है, ये भी इस पॉलिसी में ज्यादा फोकस किया गया है। ज्यादातर इसमें किसको फोकस किया गया, मदर टंग को फोकस किया गया, मतलब उसकी जो लोकल, जहाँ पर वो है बच्चा, जहाँ स्कूल में जाता है, जिस जगह पर उसका बर्थ हुआ है, उसी लैंग्वेज में उसको पढ़ाया जाए। तो इसमें ये क्लियर लिखा हुआ है इस पॉलिसी में, वेयर एवर पॉसिबल, जहाँ तक पॉसिबल हो, जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ये मैंडेटरी नहीं है, बट पॉसिबल हो जाता है तो ऐसा करें कि एटलीस्ट 5th ग्रेड तक उसकी लोकल लैंग्वेज या मदर लैंग्वेज में ही पढ़ाएं। उस उससे भी अगर हो जाए तो 8th ग्रेड तक जाए, या उससे आगे भी जाए, इस तरह से उसको लोकल रीजनल लैंग्वेज में ही पढ़ाना हो। तो उसके बाद अगर ऐसा ये जो सिस्टम है कि मीडियम इंस्ट्रक्शन लोकल लैंग्वेज होना चाहिए, ये दोनों स्कूल्स के लिए है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी है, दोनों में ये लागू करना है। अभी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला चलता है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला मतलब अगर कोई बच्चा लोकल लैंग्वेज उसकी पंजाबी है, तो वो पंजाबी, ये कंटिन्यू नहीं रहेगा। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो है, पहले वाला में भी एनईपी में यही था, अभी वाली में भी यही रहेगा। मान लो कोई स्टूडेंट पंजाब का है, तो वो पहली लैंग्वेज तो लेता है पंजाबी, फिर दूसरी लैंग्वेज वो मान लो इंग्लिश ले लेता है, फिर थर्ड लैंग्वेज वो, तो अभी जो न्यू एनईपी है उसमें थर्ड लैंग्वेज तो वो इंडियन होगी, यस, इसमें यस था। जब ये 2019 में एनईपी आई थी, इसका फर्स्ट जो आया था इम्प्लीमेंट के लिए, जो फर्स्ट टाइम आया था, उसमें क्या दिया गया था, थर्ड लैंग्वेज उसको मैंडेटरी कर दी थी, हिंदी। इसका बहुत अपोज हुआ, साउथ में काफी अपोज हुआ, तो उस वजह से उस चीज को फिर हटाया गया। जो फाइनल ड्राफ्ट आया उसमें इसको फिर जो इंडियन लैंग्वेज कर दिया। तो इंडियन लैंग्वेज मतलब कोई पंजाबी ले रहा है, इंग्लिश ले रहा है, तो फिर वो फॉरेन लैंग्वेज नहीं ले सकता, वहाँ पे फ्रेंच वगैरह इस तरह से नहीं ले सकता, वो इंडियन लैंग्वेज ही होगी, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे पंजाबी हो, इस तरह से कुछ भी ले सकता। तो ये 3 लैंग्वेज सिस्टम कंटिन्यू रहेगा, बट उसकी कंडीशंस को चेंज कर दिया गया है। जो एनईपी है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन को केवल रिकमेंड करता है, तो मदर टंग में होना चाहिए, बट ये कंपलसरी नहीं है, ये डिपेंड कर रहा है स्टेट्स पर, डिपेंड कर रहा है स्टेट इसको लागू करते हैं या नहीं करते हैं, ये उनके ऊपर। अब इसका क्रिटिसिज्म ही हो रहा है प्री एजुकेशन जो मदर टर्मिनोलॉजी है, उसमें क्या होगा कि जो एजुकेशन एनईपी 2020 आ रही है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिन पर ये डिपेंड है। जैसे पहला फैक्टर है कि एक्सेस। एक्सेस सभी को होना चाहिए, मतलब एक्सेस का मतलब चाहे एक गरीब बच्चा है उसको भी एजुकेशन मिलनी चाहिए, चाहे एक ज्योग्राफिकल प्लेस पर है उसको भी एजुकेशन मिलनी चाहिए, मतलब जहाँ पर उसको रीच आउट नहीं हो रहा है स्कूल पे, वो भी एजुकेशन मिलनी चाहिए। और जो अगर इसके पास स्कूल जाने की व्यवस्था नहीं है, उसको भी मिलनी चाहिए, मतलब हर एक बच्चे को इस एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो वो एक्सेस है, मतलब ऐसे बनानी है हमने एजुकेशन सिस्टम कि हर एक बच्चा आ सके। और दूसरा, ये डिपेंड, ये इसमें जो फैक्टर है, जो बात कही गई है एनईपी में कि जो है इक्विटी, मतलब इसका इंक्लूजन कैसे हो, इक्विटी की बात कही गई। तीसरा है अफोर्डेबिलिटी, चौथा है अकाउंटेबिलिटी, पांचवा है क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी इन द सेंस टीचर की अकाउंटेबिलिटी, आपकी अकाउंटेबिलिटी, स्कूल की अकाउंटेबिलिटी, कॉलेज की अकाउंटेबिलिटी, इस तरह से। और जो लास्ट है, जो क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए। तो इन सभी चीजों को देखते हुए तो इसका क्रिटिसिज्म भी हो रहा है कि एनईपी ऐसा कहती है, बट यहाँ पर अगर ऐसा हो जाएगा तो अनइक्वल लर्निंग हो जाएगी। प्राइवेट वाले तो मानेंगे नहीं, वो तो मदर टंग में नहीं पढ़ाएंगे, वो तो इंग्लिश में पढ़ाएंगे। और गवर्नमेंट में मदर टंग में हो सकता है, पॉसिबल है, गवर्नमेंट तो करना ही पड़ेगा क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है।
इसका मतलब फिर जो दो बच्चे, एक प्राइवेट से बढ़ गया है, एक गवर्नमेंट से बढ़ गया है, फिर से वही अनइक्वल लर्निंग हो जाएगी। जबकि ये जो एनईपी है वो इक्वलिटी पे ज्यादा जोर दे रही है। उसके बाद स्टेट वर्सेस स्टेट भी हो जाएगा। मान लो पंजाब का बच्चा है, वो पंजाबी में पढ़ेगा, तमिल का तमिलनाडु का तमिल में पढ़ेगा, केरला का मलयालम में पढ़ेगा, और पश्चिम बंगाल का बंगाली में पढ़ेगा। तो फिर स्टेट टू स्टेट वर्सेस हो जाएगा। फिर मतलब एक स्टेट का बच्चा इंग्लिश में पढ़ रहा है। अब जैसे एग्जांपल है, आंध्र प्रदेश ने अपने यहाँ पर ऐसे कर दिया है, आंध्र प्रदेश स्टेट ने, कि जो सारी एजुकेशन है, मतलब स्कूल एजुकेशन या जो जो भी एजुकेशन है, सारी जो होंगी वो सब कंपलसरी इंग्लिश में कर दिया। जो मीडियम इंस्ट्रक्शन है इंग्लिश कर दिया है सभी जगह, शुरू से लेके लास्ट तक। तो फिर उसका बच्चा है, फिर ज्यादा इंग्लिश आएगी उसको। तो अगर जहाँ पर इंग्लिश की जॉब की बात करें तो वो आंध्र प्रदेश वाला ज्यादा लेगा, बाकी स्टेट वाले रह जाएंगे। फिर उसमें ये फिर भी अनइक्वलिटी का सिस्टम हो गया। अब वो भेदभाव वाली जो पॉलिसी है वो खत्म करने के लिए एनईपी 2020 भेदभाव नहीं करेगी, सभी को सेम होना। बट यहाँ पे तो नहीं हो पा रहा है ऐसे। डिवीजन ऑफ क्लास मीन्स किसी रिच फैमिली से स्टूडेंट बिलोंग कर रहा है तो वो तो अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा, और जो पुअर है बेचारा वो गवर्नमेंट में पढ़ेगा। तो उसके लिए कहाँ इंग्लिश में हो पाएगा, मीडियम इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन बदल जाएंगे दोनों। और जब एक जगह देखा जाए तो अगर साइंस की बात करें, इंटरनेट की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, तो जो डोमिनेट करता है वो इंग्लिश में ज्यादा करता है। और फिर ये फील्ड में वो जो लोकल लैंग्वेज वाला है वो कमजोर रह जाएगा, क्योंकि इसमें वो इतना नहीं पढ़ पाएगा। उसकी लैंग्वेज इंग्लिश होगी, वो इनको ज्यादा समझेगा, तो वो वाला नहीं समझ पाएगा जो लोकल लैंग्वेज। तो फिर ये प्रॉब्लम होगी। और एक दूसरी समस्या वहां बन जाएगी, जैसे सपोज कर लो किसी का जॉब ट्रांसफर हो गया, तो उसका बच्चा जहाँ पहले पढ़ रहा था वहाँ कुछ और लैंग्वेज, जहाँ नया गया वहाँ कुछ और लैंग्वेज मिलेगी, तो फिर कैसे उसका बन पाएगा। तो ये सब इसमें उसका क्रिटिसिज्म हो रहा है। बट एक सबसे जो बेस्ट थिंग है, जो प्री एजुकेशन लोकल लैंग्वेज में होनी चाहिए, या मदर लैंग्वेज या मदर टंग होनी चाहिए। उससे ये है कि बस जहाँ पर बच्चा का ब्रेन डेवलप करता है, छोटा बच्चा है, वो लोकल लैंग्वेज में ज्यादा सीख, लोकल लैंग्वेज में उससे बात करो तो वो बातों को समझ ले, तो उसका ब्रेन यहाँ पर डेवलप हो रहा है। तो वहाँ ये एक बेस्ट है। बाकी ये इसके क्रिटिसिज्म। अब हायर एजुकेशन की बात करें तो हायर एजुकेशन सिस्टम में भी बहुत बड़े बदलाव आए। अभी बात चल रही है कि यूजीसी को, जो यूजीसी सभी को एफिलिएशन देती है, यूनिवर्सिटी जिससे एफिलिएटेड होती हैं, और एक चेन बनी हुई है। तो डिफरेंट डिफरेंट जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है वो यूजीसी से लिंक्ड, उन सभी को खत्म करके, यूजीसी को खत्म करके एक अलग से हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया जा रहा है, यूजीसी को जो रिप्लेस कर देगा, जिसमें सभी तरह के इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उससे कनेक्टेड, उससे एफिलिएटेड हो जाए। अब दूसरी जो बात चल रही है कि जो विद इन 15 ईयर्स जो एफिलिएशन है वो सब पॉलिसीज का है और ये सभी चीजें का ये खत्म कर दिया। इसके लिए एक मैकेनिज्म यूज करी जाएगी स्टेट वाइज। तो सभी को अपना अपना सेल्फ एफिलिएशन दिया जाएगा, वो अपने आप में ही एक ऑटोनॉमी दे दी जाएगी कि वो खुद में ही अपने आप एफिलिएटेड है। एक और इसमें बदलाव आ रहा है कि जो मल्टी डिसिप्लिनरी की बात हो रही है, एजुकेशन सिस्टम होगा, तो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन सिस्टम में जा रहा है। जैसे किसी आईआईटी में बात करें तो आईआईटी पहले इंजीनियरिंग के कोर्सेज कराता था, बट अभी आईआईटी में ह्यूमैनिटीज के भी डिपार्टमेंट खुल गए। आईआईटी दिल्ली में ह्यूमैनिटी के डिपार्टमेंट, आईआईटी खड़गपुर में ह्यूमैनिटी के डिपार्टमेंट है। तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम एजुकेशन सिस्टम बनाया जा रहा है। अब जैसे सपोज कर लो किसी कॉलेज में आर्ट्स है, किसी कॉलेज में साइंस है, तो बट अब क्या होगा कि मल्टी डिसिप्लिनरी दोनों को ही बनना पड़ेगा। आर्ट्स वाले को साइंस लानी पड़ेगी, साइंस वाले को आर्ट्स भी लानी पड़ेगी। तो ये सारा कुछ पड़ता है। तो ये जो टारगेट अचीव किया जाएगा मल्टी डिसिप्लिनरी वाला 2040 तक, 2040 तक ये सारा कुछ होता है। और उसके बाद एक और बात है इसमें जो बदलाव लाया जा रहा है कि जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, अगर डिस्ट्रिक्ट में नहीं तो उसके नियर बाई एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। ऐसा चल रहा है बात। ऐसी एनईपी 2020 की गाइडलाइन कहती है। और जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा हायर लेवल पर भी लोकल लैंग्वेज रख सकते हैं, रीजनल लैंग्वेज रख सकते हैं, इंडियन लैंग्वेज रख सकते
अब एस्टेब्लिशमेंट हो रहा है एक रिसर्च फंड फाउंडेशन का, जिसमें हमें रिसर्च के लिए फंड क्रिएट कराया जाएगा। ये भी चल रहा है। अभी जो जो ये वाला जो गवर्नेंस है वो किस तरह का है, लाइट व टाइट है, जो एनईपी में खुद से लिखा हुआ है। अब अगर बात करें कि यूजी एंड पीजी कोर्सेज किस तरह के रहेंगे, तो यूजी जो कोर्स है वो रहेगा हमारा, यूजी कोर्स जो रहेगा 4 इयर्स का हो जाएगा। 4 इयर्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और 3 इयर्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, दो तरह के हो सकते हैं। और इसमें क्या होगा, मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिस्ट ऑप्शन रहे। तो मल्टीपल एग्जिस्ट एंड मल्टीपल एंट्री मतलब स्टूडेंट 1 ईयर करने के बाद उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर 2 ईयर करेगा तो एडवांस डिप्लोमा मिल जाएगा। 3 इयर्स करेगा बैचलर डिग्री मिल जाएगी। 4 ईयर करेगा तो उसको बैचलर डिग्री विद रिसर्च मिल जाएगी। और जो स्टूडेंट अगर 1 ईयर करके छोड़ जाता है फिर दोबारा से आता है, तो उसके लिए एक एबीसी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, एक डिजिटल उसकी क्रेडिट स्टोर करने का सिस्टम है, जहाँ पर उसने जो क्रेडिट अर्न किए वो उसके डाले जाएंगे। जैसे 4 4 साल का है तो 1 साल का 10 क्रेडिट है, तो 1 साल बाद चला जाता है तो 10 क्रेडिट उसका स्टोर हो जाएगा, और बाद में वो आएगा तो वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि एक मूवी आई थी मैं हूं ना में, शाहरुख खान कुछ दिनों बाद फिर से स्टडी शुरू कर देता है, तो वो पहले मूवी में होता था, अब ये रियल लाइफ। अब भी क्या होगा कि जो अ, जो अ, पहले अगर जिसने रिसर्च करनी है तो वो 4 ईयर की डिग्री कर ले, तो उसके लिए पीजी डिग्री 1 साल की रह जाएगी। और जिसने 3 साल की बैचलर डिग्री की हुई है तो उसके लिए पीजी डिग्री 2 साल की रहेगी, फिर वो रिसर्च करेगा। एमफिल को इसमें खत्म कर दिया है। एमफिल एनईपी 2020 में इसको एमफिल की वैलिडिटी वैलिड एमफिल वैलिड कोर्स नहीं रहे। टेक्नोलॉजी का ये यूज हो रहा है, टेक्नोलॉजी से टीचिंग एंड लर्निंग असेसमेंट होगा, एजुकेशन प्लानिंग होगी, डिजिटल इंडिया कैंपेन करी जाएगी, और एक नेशनल फाउंडेशन टेक्नोलॉजी फॉर्म सेटअप किया जाएगा जिसमें हम मूक्स की बात करते हैं, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज की बात करते हैं। दिव्यांग के लिए एजुकेशन सॉफ्टवेयर बनेगा, ई कंटेंट वेरियस लैंग्वेज में आएंगे। 21 सेंचुरीज के चैलेंजेस को वर्चुअल लैब वगैरह, ऑनलाइन असेसमेंट वगैरह होंगे, एग्जामिनेशन। फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस तो हर एक एनईपी में 6% ऑफ जीडीपी की बात कही गई है, बट जो एक्सपेंडिचर अभी करेंटली हो रहा है तो 4.43 है। तो ये क्रिटिसिज्म हो रहा है इस एनईपी का कि ये तो 1968 में भी ऐसा ही था, 1986 में भी ऐसा ही था। प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो अभी चल रहा है कि ये केवल एक डायरेक्शन है, एक नेसेसरी नहीं है कि इसको लागू करना है। स्टेट के लिए ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं। और ये जो एजुकेशन है ये कंकरेंट लिस्ट सब्जेक्ट है, मतलब इसमें दोनों का इंटरेस्ट है, सेंटर का भी और इसका भी जो स्टेट है, दोनों का इंटरेस्ट है। तो ये इस वजह से ये मैंडेटरी नहीं है कि ये स्टेट भी इसको लागू करे। कॉन्करेंट लिस्ट कुछ सब्जेक्ट होते हैं, 4 5 सब्जेक्ट होते हैं, एजुकेशन उसमें टॉप पर है। और होता है एक फॉरेस्ट का, एक होता है वाइल्ड लाइफ का, सेविंग ऑफ वाइल्ड लाइफ जैसे एनिमल्स एंड बर्ड्स का, इस तरह से 4 5। तो इंडिया में ज्यादातर ऐसा होता है कि जो सेंटर और स्टेट हैं दोनों इस एजुकेशन के मैटर पर साथ ही आ जाते हैं। तो गवर्नमेंट का टारगेट है कि ये जो इसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाए 2040। थैंक यू।